हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निक्सरा में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही? एकदम ज़बरदस्त, शानदार। तो बच्चों, आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, सबसे पहले मेरा नाम अमन विश्वकर्मा है। तो बच्चों, हम पहले ये बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति हम इस वजह से पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो आज उसी सारे डाउट का क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये बताने जैसे चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लो कि हम चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे और किस तरह से हम चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, हम ऐसे पढ़ने वाले हैं कि हम एक तो पहले सबसे पहली बात तो एकदम हम बेसिक से स्टार्टिंग से एक मतलब अच्छे लेवल तक जाने वाले हैं। ये नहीं कि केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करा दिए, ये फार्मूला रटा दिए, यहाँ तक कि हम जैसे फार्मूले आए हैं तो फार्मूलों को भी एक्सप्लेन करेंगे कि कोई फार्मूला कैसे आया है। तो एकदम रटना नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और स्टार्ट करने से पहले एक लोग ये बता दे रहे हैं कि चैप्टर जब खत्म होगा तो आप लोगों को इसमें से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? देखो, एक स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है कार्तीय तल, क्या होता है कार्तीय तल के बाद क्या कहते हैं चतुर्थांश किसे कहते हैं, चतुर्थांश एक्सिस क्या होता है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, फिर डिस्टेंस फार्मूला पे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं डिस्टेंस दूरी वाला फार्मूला हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं विभाजन वाला फार्मूला हो गया। तो ये सब एक एक करके स्टेप वाइज बढ़ेंगे आगे और बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, कार्तीय तल। सबसे पहले क्या है, कार्तीय तल। कार्तीय तल किसे कहते हैं? तो बच्चों, कार्तीय तल किसे कहते हैं? देखो, कार्तीय तल क्या होता है, सबसे पहले एक इसमें ये जानिए कि कार्तीय तल होता क्या है। तो कार्तीय तल होता है कि मान लीजिए कोई एक तल है जिसमें दो लाइन पास हो रही हैं, जो कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है तो मतलब एक ऐसा तल जिसमें दो दो रेखाएं जो क्या कहते हैं परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो वो अब लंबवत है तो अगर उस तल पे लाई कर रहा है, उस तल पर है, तो वही क्या हो जाता है, वही तल हो जाता है कार्तीय तल। जैसे मान लो ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड क्या है, बोर्ड मान लो कार्तीय तल है, और इस पे क्या है, कार्तीय तल तभी होगा मान लो दो हमने लाइन है पर ये क्या एक दूसरे के क्या है, परस्पर लंबवत है। तो ये परस्पर लंबवत लाइन से होकर जो तल पास होगा, जो ये मतलब ये दोनों परस्पर लंबवत लाइन को जो होल्ड कर रहा है ये तल, इसी को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। तो कार्तीय तल समझ गए कि नहीं समझ गए? और कार्तीय तल के इसमें ये जो दो परस्पर लाइन है इनकी ये विशेषता होती है कि दोनों परस्पर लाइन क्या होते हैं, दोनों परस्पर लाइन परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो देखो यहाँ पे लंबवत है, जैसे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लंबवत का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परस्पर लंबवत है। और जहाँ पे वे कट करते हैं वो उसका क्या कहते हैं, निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो इस पॉइंट है, ओ पॉइंट पे, तो ये मान लो यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0,0। तो देखो बच्चों, हम इसी में चीज़ों को समझते हुए बढ़ने वाले हैं आगे। तो जैसे देखो, अब इसमें दो लाइन है, एक जो क्या कहते हैं क्षैतिज लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोल देते हैं, एक्स अक्ष बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बोल देते हैं। और ये जो क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, वाई एक्सिस, वाई अक्ष बोल देते हैं। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या कहते हैं वाई अक्ष हो गया, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये वाई अक्ष हो गया, और जो क्या कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो यहाँ तक देखो, इतना तो समझ गए ना। ये क्या है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। पॉइंट ओ को क्या कहते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट ओ को जो है इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु। तो देखो, अब यहाँ तक ये मूल बिंदु हो गया, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष, इतने में कोई डाउट नहीं है ना। तो अब इसमें एक चीज और समझ लो, ये आगे कार्तीय तल। तो कार्तीय तल कुछ नहीं है, बस कार्तीय तल के बारे में इतना ही समझ लो, इसकी डिफिनेशन नहीं आती लेकिन बेसिक तो पता होना ही चाहिए कि कार्तीय तल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो, ये कार्तीय तल है कि देखो ये लाइन है, जैसे अब देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब ये 2D में है। तो 2D ये जो हमारा प्लेन है जिसपे हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी लाइन,
इस पे जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सब क्या होंगे, वो इस कार्तीय तल पे होंगे। मतलब हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड हमारा क्या होगा, एक कार्तीय तल होगा जिसपे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कार्तीय तल हो गया। इसके बाद क्या आता है, दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बाद आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है बच्चों, देखो अब इसी में है, इसी फिगर में हम समझ लेंगे चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश ये होता है कि मान लो कोई कार्तीय तल है। अब कार्तीय तल तो भी हमने बताया है कि कार्तीय तल क्या होता है, जिसमें दो रेखाएं परस्पर क्या हो, लंबवत हो, और जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं उसका निर्देशांक क्या हो, 0,0। तो ये तो हो गए कार्तीय तल के बारे में कि उस लाइन से जो पास होगा, उन दोनों लाइन से पास होने वाले तल को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। तो अब बात किसकी कर रहे हैं हम, चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश, अब चतुर्थांश को भी ऐसे बता देंगे, मान लीजिए कोई कार्तीय तल है। कार्तीय तल को दो परस्पर लंबवत रेखाएं क्या है, 4 बराबर भागों में बांटती है। 4 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो इसी भाग को क्या कहते हैं हम, चतुर्थांश कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, इसी को चतुर्थांश कहते हैं। अब मान लो देखो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इसे हम एक्स डैश बोल देते हैं, और ये वाई एक्सिस था, इसे हम वाई डैश बोल देते हैं। डैश कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये चतुर्थांश हो गया। अब एक, अब देखो इसमें को 4 चतुर्थांश इक्वल, मान लो एक हमारा बोर्ड था। बोर्ड हमारा क्या था, एक कार्तीय तल था। अब कार्तीय तल था, अब कार्तीय तल था, अब हमने दो परस्पर लंबवत रेखाएं इस पे डाल दी। तो ये क्या कर रहा है, एक इधर डिवाइड कर रहा है, एक इधर डिवाइड कर रहा है, एक इधर डिवाइड कर रहा है, एक इधर, मतलब 4 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इन्हीं 4 इक्वल पार्ट को क्या कहते हैं, इन्हीं 4 इक्वल पार्ट को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश कहते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये कौन, देखो अब इसमें ये क्या होता है, ये होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। ये क्या होता है, सेकंड, दूसरा। ये कौन सा है, थर्ड है। ये कौन सा है, फोर्थ है। ठीक, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चतुर्थांश क्या होता है कि कोई कार्तीय तल है, उसको क्या कहते हैं, दो परस्पर लंबवत रेखाएं उसको 4 बराबर भागों में बांटती हैं। तो यही भाग को हम क्या कहते हैं, इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, तो चतुर्थांश तक क्लियर ना। अब इसमें हम क्या कहते हैं, अब इसकी हम चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं। स्टेप वाइज स्टेप चलना है। अब ये नहीं कि हम डायरेक्टली एकदम बहुत आगे पहुंच गए हैं, धीरे धीरे हम समझते चलेंगे तो आसानी रहेगी। और ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट चैप्टर है, तो ये बोर्ड में काफ़ी अच्छा मार्क्स देता है। तो अब इसको हम समझते हैं। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या है कि चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, देखो चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी मतलब किस चतुर्थांश में मतलब कौन सा चिन्ह होगा, मतलब किसमें प्लस होगा, किसमें माइनस होगा, किसमें माइनस माइनस होगा, किसमें प्लस प्लस होगा। तो ये चीज़ हम जान लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें चिन्ह परिपाटी में इतना याद कर लो यहाँ पे। ये देखो, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से अगर ये क्या कहते हैं, ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। अगर मूल बिंदु से हम दाईं तरफ जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव मिलता है। और क्या कहते हैं, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। बाकी मूल बिंदु से अगर हम बाईं ओर आएंगे तब निगेटिव, नीचे जाएंगे तो भी हमें निगेटिव मतलब ऋणात्मक मिलेगा। तो अब देखो, हम इस कोऑर्डिनेट में सभी जितने भी इसमें पॉइंट होंगे, देखो अब ये जैसे हमारे कार्तीय तल है, कार्तीय तल में क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। और अगर दो पॉइंट को हम ज्वाइंट कर दें तो हमें एक लाइन मिल जाता है। तो इस तरह के फिगर होते हैं हमारे पास। मतलब ये अगर 2D, इसमें कोई कोई भी 2D फिगर इसमें मान लो लाई कर रहा है, ये पहले चतुर्थांश में लाई कर रहा है, तो उसके जो क्या कहते हैं निर्देशांक होंगे, उसके निर्देशांक हमेशा क्या रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे। क्या रहेंगे, प्लस प्लस। ठीक, ये याद कर लो अभी। इसमें क्या है, अब देखो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम एक तरफ इधर आ गए तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, माइनस, और ये प्लस। और इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं दोनों। ये हो गया। इसमें क्या हो गया, एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस हो गया। ठीक, इतने में कोई दिक्कत बच्चों, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो, पहले में क्या है, प्लस प्लस, दूसरे में क्या, माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ठीक, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम, हाँ इतना समझ गए ना। अब इतना नोट कर लो। तो तुमको एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पे भुज और कोटि क्या होता है। भुज और कोटि क्या होता है, मान लो जैसे हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ये हमारा 2D प्लेन है, जो क्या कहते हैं कार्तीय तल है। इसमें दो बिंदु होंगे, एक एक्स और एक दूसरा क्या होता है, वाई होता है।
मान लो हमारे पास एक पॉइंट है क्या, x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो देखो यहाँ पे हम x को क्या कहते हैं, x हमारा क्या होता है, x हमारा बताता है भुज, इसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं बच्चों। तो x क्या बताता है, x होता है भुज होता है, और ये y क्या होता है, कोटि। देखो भुज कोटि का मतलब ये है कि जैसे है यहाँ पे कि अगर मान लो हम कोई निर्देशांक ले रहे हैं, निर्देशांक मतलब क्या होता है, कोई बिंदु होता है, मतलब कोई अगर हम बिंदु ले रहे हैं इस पे, मान लो यहाँ पे अगर हमने x कॉमा वाई यहाँ पे लिखा, x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई क्या है, इस पॉइंट का लोकेशन बता रहा है। तो लोकेशन बता रहा है तो इसमें x ये बताता है कि हम x डायरेक्शन में मतलब x एक्सिस में कितना चले हैं, और y ये बताता है, y मतलब भुज, भुज ये बताता है कि हम y एक्सिस में कितना चले हैं। तो इसी से हमारा क्या होता है, मेन लोकेशन उस पॉइंट का निर्धारित होता है। तो देखो जैसे अभी हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो पहले इतना चिन्ह परिपाटी याद कर लो, और अभी जो चतुर्थांश बताया, चतुर्थांश क्या होता है वो पढ़ लो, कार्तीय तल क्या बताए वो ध्यान में रख लो। फिर बताते हैं कि जैसे निर्देशांक ज्यामिति एक्चुअल में क्या होता है, क्यों उसे पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो इतना नोट कर लो बच्चों, तो इसके निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बता रहे हैं, तो इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में इतना हो गया नोट। देखो अब ये इतना है, फिगर वही है। तो इसमें क्या हो गया कि देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, अब देखो निर्देशांक ज्यामिति ये होता है कि हम देखो जैसे होता है, मान लीजिए कोई है, एग्जाम्पल में कोई किसी के घर जा रहा है, तो रास्ता नहीं पता तो वो क्या है, रास्ता पूछते पूछते घर जाता है कि हाँ भैया इनके फलाने घर कहाँ है, उनके घर कहाँ है, तो ऐसे मतलब पूछते हुए जाता है। लेकिन अब इसी तरह क्या है, अब वो धीरे धीरे पूछ कर, तो आदमी किस तरह लोकेशन उसके घर का बताता है कि हाँ भैया ये सामने वाली गली से चले जाए, फिर दाएं मुड़ जी हैं तो उनके घर मिल जाए, ये वाली गली से चले जाएं बाएं मुड़ जी हैं, ये 10 कदम आगे बढ़ के चले जाएं इधर, तो ना ऐसे बताता है। तो अब इसी तरह इसमें है, अब इसमें क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में भी यही होता है कि हम मान लीजिए कोई पॉइंट है, हम पॉइंट को क्या कर रहे हैं, एक निर्धारित मतलब उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी लोकेशन को हम डिसाइड करते हैं। और किसके बेस पर डिसाइड कर देते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक हम रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस का मतलब हो गया जैसे हम कोई चीज़ निर्धारित करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में निर्धारित करते हैं। जैसे एग्जांपल बताएं आपको, जैसे हम जानते हैं कि क्या होता है, पृथ्वी लगातार क्या कर रही है, घूम रही है। तो क्या हमें महसूस होता है कि पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि हम क्या है, हम पृथ्वी पे हैं, और अपने पृथ्वी के रिस्पेक्ट में क्या है, उसी के रेफरेंस में हमें नहीं पता चलता कि पृथ्वी घूम रही है। लेकिन अगर वो सपोज करो हम अभी चंद्रमा पे जाकर देखें, तो हमें क्या पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी। तो रेफरेंस का चक्कर होता है। तो इसी वजह से जैसे हमें कोई पॉइंट निर्धारित करना है, तो उसके लिए हम क्या है, एक पहले ये कार्तीय तल लेते हैं और उसमें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, हम पॉइंट का निर्धारण करते हैं। तो वही पॉइंट का निर्धारण, इसी की वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। मतलब कि ज्यामिति मतलब होता है कोई फिगर, किसी फिगर का निर्धारण करना ही क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है। तो बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं, एकदम धीरे में पढ़ना है, एकदम स्लो में पढ़ना है, कोई भी डाउट आ रहा है तुरंत कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे सीधा ये पढ़ेंगे कि मान लो यहाँ पे क्या है, अब इसमें जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब इसमें वैल्यू देखो किस तरह के होती हैं। अब ये जैसे एकदम ये पॉइंट है, ये वाला जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो पॉइंट है, इसका निर्देशांक 0 होता है। और अभी हमने बताया ही पीछे कि क्या है, अगर हम अपने मूल बिंदु से क्या है, दाई तरफ बढ़ेंगे, मतलब हम क्या है इस साइड जाएंगे दाई तरफ, तो दाई तरफ जाने पर क्या होती है, हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। मतलब जैसे इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, मान लो ये है 0, ओ का है निर्देशांक 0,0, ठीक। और ये है 1, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही क्या हो जाएगा, चलता चला जाएगा। और इसमें क्या है, वाई एक्सिस में मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाने पर क्या है, वैल्यू हमेशा क्या मिलती है बच्चों, पॉजिटिव मिलती है। ये चीज़ एकदम रट मतलब ध्यान कर लो, रट लो, चाहे जैसे भी करके, कि अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू हमें कैसी मिलेगी, वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेंगी। तो देखो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक बच्चों, इतना समझ में आया ना। अब देखो, अब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि अगर मूल बिंदु से हम बाई तरफ आएंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, निगेटिव मिलेंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1,
यहाँ -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। इसी तरह डॉट 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 हम जितनी भी बड़ी बनाएंगे बना लेंगे। अब यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे सेम इसी तरह है कि मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर मूल बिंदु से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू हमें कैसे मिलेंगे बच्चों? वैल्यू हमें ऋणात्मक मिलेंगी, धन निगेटिव मिलेंगी। तो ये -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये सब वैल्यू क्या है? माइनस में है। ठीक, तो ये हमारा एक क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति बनकर तैयार हो गया है। तो देखो अब इसी पे हम किसी पॉइंट की लोकेशन निर्धारित करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया ना कि कोई किसी घर जाता है, नहीं रास्ता पता रहता, तो पूछते हुए चला जाता है, तो आदमी बता देता है कि हाँ भैया फलाने के यहाँ जाकर आगे से क्या कहते हैं 10 कदम आगे चलकर दाएं ले ली हैं, बाएं ले ली हैं, ऐसे करके आदमी बता देता है। तो अभी इसमें ये भी है एक्स, अगर मान लो कोई अब इसमें देखो कोई किसी पॉइंट का निर्देशांक इस फॉर्मेट में होता है एक्स कॉमा वाई, ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई। एक्स को हम क्या कहते हैं? जो पहले लिखा होता है वो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं, और जो दोबारा लिखा होता है मतलब दूसरे स्थान पे होता है उसे क्या कहते हैं? वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। वो वाई एक्सिस पे लोकेशन को बताता है। ठीक, तो अब इसमें ये हो गया। अब देखो सपोज करो अगर मान लो हमें क्या कहता है यहाँ पे 3,5, 3,5 क्या है? हमारा एक पॉइंट है पी का हमें लोकेशन बताना है, मतलब इस पॉइंट का निर्धारण हमें करना है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर मतलब इस फिगर पर ग्राफ पर कहाँ पे लाई करता है। तो देखो इसमें कैसे चलेंगे। अभी हमने क्या बताया कि अगर इस फॉर्मेट में पॉइंट लिखा है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 3 है कि नहीं 3? क्योंकि x क्या होता है? अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो पहली वाली वैल्यू x को बताता है और दूसरी वाली वैल्यू y को बताता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? x इक्वल क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया, और y इक्वल क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक, x इक्वल क्या हो गया? 3 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, अब हमें रास्ता पता ही है, हमने यहाँ पे देखे मूल बिंदु पर गए, अब यहाँ से हम लोकेशन पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया हमें p पर जाना है, x की वैल्यू क्या है? 3, तो x की वैल्यू 3 है, तो बता रहा है कि क्या कहते हैं चले जाओ भैया x में 3 चले जाओ, क्या दाई तरफ चले जाओ पॉजिटिव की तरफ। तो हम इधर चले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या है? 3, तो 1 पे गए, 1 के बाद 2 पे गए, 2 के बाद 3 पे गए। ठीक, 3 पे गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। 3 पे पहुंच गए। अब हमने ये देखा कि अब यहाँ पे y इक्वल क्या दे रखा है? 5, 5 कैसा है? पॉजिटिव है। फिर हम मूल बिंदु पर पहुंच गए, मूल बिंदु से हम क्या करते हैं? पॉइंट का निर्धारण करते हैं। मूल बिंदु पर पहुंच गए और हम पूछ रहे हैं कि हाँ भैया बताओ अब हमें कहाँ वाई पी पे जाना है, और y की वैल्यू कितना है? 5 है। तो मूल बिंदु हमें कहता है कि ऊपर की तरफ चले जाओ, +5 की तरफ पहुंच जाओगे। तो हम यहाँ से गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5। हम कहाँ पहुंच गए? 5 पे। यहाँ पे ये क्या है? 5 है। अच्छा बच्चों ये बताओ, अब यहाँ हमें तो अब देखो अब एक डाउट आ गया हमें कि हमने देखो मूल बिंदु पर गए थे, तो एक बार हमने पूछा कि हाँ पी का लोकेशन बताओ, तो एक्स की वैल्यू थी, तो हमें यहाँ 3 पे पहुंचा दिया, एक्स एक्सिस पे 3 पे, और वाई एक्सिस पे 5 पे पहुंचा दिया। तो हम भैया पहुंच गए, तो अब हमें तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा क्या किसी आदमी के घर मतलब जैसे कोई एक घर है तो क्या 2 स्थान पे हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब देखो हम यहाँ पे हमें जाना था एक लोग के यहाँ, हम यहाँ भी पहुँच गए, यहाँ भी पहुँच गए, तो मतलब अभी हम क्या है? गलत लोकेशन पे हैं। तो इसको सही कैसे करेंगे? अब देखो इसमें होता ये है कि फिर आता है कि इसमें ये करो, फिर एक लोग मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि हाँ गलत जगह पहुँच गए, तो वो कहता है कि ऐसे नहीं मिलेगा लोकेशन। इसके ये करो कि जैसे एक्स इक्वल यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 पे क्या करो? ऐसे डॉट डॉट लाइन ऐसे कर दो, ऐसे एक्स इक्वल 3 क्या कहते हैं कहाँ तक जाएगा? ऐसे चले जाओ। ठीक, एक्स इक्वल 3 पे एक हमने लाइन खींच दिया, और यहाँ वाई इक्वल 5 में एक लाइन खींच दो, वाई इक्वल लाइन पे एक खींच दो लाइन। तो ये देखो अब इन दोनों का जो आएगा कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इन दोनों का कटान बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, यही हमारी क्या होती है? एग्जैक्ट पी की लोकेशन होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? अब पी हो जाएगा P3,5। अब देखो यहाँ पे जो 3, ये पी की वैल्यू क्या हो गई? 3,5। तो 3 क्या है? अभी हमने बताया जो पहला पॉइंट होता है वो x को बताता है, जो दूसरा होता है y को बताता है। तो देखो यहाँ पे 3 के सामने क्या है? पॉइंट है कि नहीं है? x की वैल्यू 3 और y के सामने भी क्या है? 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3,5। ये हमारा क्या कहते हैं? बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति पर। अब देखो इसी तरह हम दूसरा पॉइंट देखो निर्धारित करते हैं। मान लो हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट, क्यों?
क्यों क्या दे रखा है, माइनस का 2,3 दे रखा है, माइनस का 2,3 दे रखा है, माइनस का 2,3 दे रखा है। तो फिर से वही जो पहली वाली वैल्यू होती है जिसे भुज कहते हैं, भुज क्या बताता है, एक्स एक्सिस को बताता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और वाई बराबर 3 हो जाएगा। तो हमें देखो बच्चों यहाँ ये पता चलता है कि x में हमें कितना जाना है, x में हमें -2 जाना है। तो अब हम फिर मूल बिंदु पर पहुंच गए। हम किसी भी बिंदु का निर्धारण मूल बिंदु से नापते हैं, मतलब दूरी को हम मूल बिंदु से नापते हैं, ठीक, इतना याद रखना। अब हम मूल बिंदु पर गए 0,0 पर, तो 0,0 से गए तो हम क्यू का लोकेशन हमें जाना है, तो क्या है x इक्वल -2 हमें मिल रहा है। तो -2 मतलब x एक्सिस पे हमें -2 की तरफ जाना है, तो मतलब हमें बाईं ओर आना है। तो इस पॉइंट से 1 2 यहाँ पे पहुंच गए, ठीक। और क्या कहते हैं, y इक्वल 3 है, y इक्वल 3 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे पहुंच गए। अब क्या एक एक बिंदु का लोकेशन दो जगह हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे डॉट 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 सीधी लाइन मिलाओ और इसको डॉट 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 सीधी लाइन मिलाओ, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं यही क्या हो जाएगा, क्यू का निर्देशांक हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2,3। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो यही इसका चिन्ह भी है कि क्या कहते हैं, ऐसे हो जाएगा। अगर मान लो तीसरा पॉइंट है पी क्यू आर पॉइंट है, -2 अगर ये पॉइंट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, x इक्वल -2 हो जाएगा, y इक्वल -2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। देखो कुछ है नहीं, बिल्कुल ईजी है, समझ सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको भी कर सकते हो आप लोग। कैसे करोगे, x की वैल्यू क्या दे रखा है, -2 और y की वैल्यू भी क्या दे रखा है, -2 रखा है। तो हम फिर से मूल बिंदु पर पहुंच जाएंगे, -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और y में -2 यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, r की वैल्यू -2, -2। समझ गया कि नहीं समझ गए इतना। तो अब देखो, अब इतना समझ गए। अब आप लोगों से हम ये पूछते हैं कि अब मान लीजिए हमें निर्देशांक दिया है, इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब एमसीक्यू में आता है कि मान लीजिए क्या दे रखा है, निर्देशांक जे दे रखा है, तो हमें चतुर्थांश बताना होता है। तो चतुर्थांश बता लोगे कि नहीं बता लोगे, चलो देखते हैं अभी। तो देखो, अब मान लो यहाँ पे दे रखा है, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो इतना चलिए ठीक हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, सही है, यहाँ पे सही कर देते हैं। -4 हो जाएगा, -3, -2, -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि अगर हमें पॉइंट दे दिया जाता है तो हमें चतुर्थांश बताना होता है। तो चलो देखें, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग बताइए, कमेंट करिए कि कौन सा चतुर्थांश होगा। जैसे नंबर पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लो 3,2, 3,2 किस चतुर्थांश में आएगा, चलो बताओ, लिखो, टाइपिंग करो। दूसरा में क्या है कि मान लो क्या कहते हैं 3, -2। तीसरा क्या है, -3, 4। चौथा क्या है, -2, -3। पांचवा क्या है, पांचवा है पांचवा कौन सा है, मान लेते हैं -2, 5। ये है दे रखा, ठीक। 5 क्वेश्चन है। बताओ कौन से चतुर्थांश में ये सब बिंदु हैं, किस चतुर्थांश में ये बिंदु हैं। तो देखो, अभी इसके पहले हमने क्या बताया था, चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी। चिन्ह परिपाटी हमें यही बताता है कि मतलब देखो, चिन्ह परिपाटी से हमें पता रहता है। देखो देखो इसमें ये, जैसे ये क्या है, हमारा पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा चतुर्थांश था, ये तीसरा था, और ये चौथा है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसमें हमने क्या है, और चिन्ह परिपाटी भी बताया था कि पहले कोऑर्डिनेट में क्या आता है, चतुर्थांश में सभी बिंदु क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब प्लस x की वैल्यू भी क्या होता है, प्लस होता है, और y की वैल्यू भी क्या होता है, प्लस होता है। मतलब कि अगर दोनों प्लस है तो वो किस में जाएंगे, पहले चतुर्थांश में जाएंगे। और ये किस चतुर्थांश में जाएगा, ये दूसरे में जाएगा। दूसरे में कौन सा रहता है, माइनस प्लस। माइनस प्लस क्यों हो गया, क्योंकि क्या है, ये पहला वाला पॉइंट हमें क्या है, एक्स एक्सिस को बताता है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या बताता है, वाई एक्सिस को बताता है। और वाई एक्सिस यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तीसरे में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस, माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी निगेटिव है और क्या कहता है, वाई भी निगेटिव है, ठीक। और चौथे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस इस वजह से हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पे क्या है प्लस है और y क्या है यहाँ पे माइनस है। ठीक, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको लिखिए। यहाँ पे ये कौन कौन से चतुर्थांश में है लाई कर रहा है? तो हो गया ना? तो चलिए ठीक है, इसमें देखो जैसे कि है ये पहले में जाएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं। ये क्या है, ये पहले x प्लस में है, y निगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा प्लस माइनस। ये कौन सा है, फोर्थ नंबर में जाएगा, चौथे चतुर्थांश में। ये किस में जाएगा, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, दूसरे में जाएगा। किस में जाएगा, दूसरे में, क्योंकि ये माइनस प्लस होता है। इसको याद कर लेना चिन्ह। बाकी समझने के लिए बताए ही हैं कि अगर हम मूल बिंदु से बाई तरफ आ रहे हैं तो निगेटिव होता है, मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से क्या है दाई तरफ जा रहे हैं तो प्लस होता है, नीचे जा रहे हैं तो माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। ये किस में जाएगा, दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव किस चतुर्थांश में होता है बच्चों, कमेंट करिए किस चतुर्थांश में होता है? तो तीसरे चतुर्थांश में होता है। तो ये किस चतुर्थांश में चला जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। और ये किस में जाएगा, ये जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। क्लियर, इतना क्लियर? तो इतना नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर के जरूर बनेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों अब इतना हो गया। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जैसे हमें दो बिंदु के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है दो बिंदुओं की बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो जैसा कि इसमें हमने थंबनेल में क्या लिखा था कि यहाँ पे फार्मूला वगैरह रटना नहीं है, यहाँ पे फार्मूले को हम क्या है समझेंगे। तो जो हम अभी दूरी का फार्मूला लिखाएंगे उसको हम ये भी समझाएंगे कि फार्मूला आया कैसे है। बस 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले तो ये बताओ सबको पाइथागोरस थ्योरम आता है कि नहीं आता? आता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा जिनको नहीं आता है वो एक बार ध्यान से समझ लें, 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक, जिनको आता है स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है कि मान लो कोई अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये क्या है, ये इसे कहते हैं आधार। ठीक, आधार ये मान लो क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, इसे कहते हैं कर्ण, और इसे क्या कहते हैं, लंब। ठीक, ये हो गया, ये हो गया क्या कहते हैं आधार, ये हो गया कर्ण, हो गया ये लंब हो गया। ठीक बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि जो होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल, ए सी का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे आधार क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर इतना समझ गए तो फिर आगे कुछ नहीं है, बस एकदम आसान है। इतना देखो। अच्छा, यहाँ पे ए सी को अगर केवल हम ए सी को लिखना चाहें, स्क्वायर हटा दें, तो ए सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ से क्या है, वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल से क्या हो जाएगा, ये वर्ग हट जाएगा। और इधर हटेगा नहीं, इधर क्या लग जाएगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? यहाँ पे ए सी का स्क्वायर प्लस इसमें क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो बस इतना ही था। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला हम निकालने वाले हैं, इसको नोट कर लो। यहाँ पे देखो डिस्टेंस फार्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, केवल रटना नहीं है, समझना भी है। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब हमें एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट ये क्या है, मान लो ए है, ये बी है, ए बी की हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक, तो हेडिंग डाल लेते हैं, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब पढ़ने क्या जा रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो
बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, तो इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसको ध्यान से समझो, मान लो ये क्या है, हमारी एक पॉइंट ए है, एक ये बी है। इस लाइन के बीच की हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इस लाइन की क्या हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, अभी मान लो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इतना है कि नहीं, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, एक हम जनरल पॉइंट ले रहे हैं, ठीक, x1 y1 हो गया। अब इसको हम डैश डैश करके मिला देंगे यहाँ पे, ठीक, और इसको भी डैश डैश करके इस पे क्या है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया, इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे डैश डैश करके। इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इतना बन रहा है ना ए बी, इसको अगर मान लो हम सी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा बताओ ये यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पे 0,0 है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है, एक्स एक्सिस है कि नहीं है, तो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ये x1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे x1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट क्या बताता है, ये पहला वाला पॉइंट एक्स एक्सिस को बताता है, एक्स एक्सिस पे कितना लाई कर रहा है, तो एक्स पे क्या है x1 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया, नहीं y1 नहीं, ये x2 हो गया, x2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखो, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे y1 है, तो ये y1 के सामने है, तो ये y1 हो गया। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं y एक्सिस को, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये आ जाएगा y2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, देखो हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ध्यान से देखो, अगर हमें अच्छा ए सी के यहाँ से कितना होगा, ए सी x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, देखो दो बिंदु के बीच की हमें दूरी निकालनी है, तो यहाँ से देखो x1 को हम यहाँ से नापे हैं, तो मतलब ये मूल बिंदु से यहाँ तक की लंबाई थी x2, अब मूल बिंदु की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है x1, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, ये मान लो यहाँ पे क्या कहते हैं एम एन के बीच की क्या है हमें लंबाई चाहिए, तो एम एन के बीच की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, तो ये इतना बचेगा, तो पूरे में से इतना माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे x2 माइनस x1 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, ये इतना आएगा कि नहीं आएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा, x2 माइनस x1, और इधर सेम इसी काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से हमने नाप लिया था, यहाँ पे मूल बिंदु से ये यहाँ तक y है, और मूल बिंदु से यहाँ तक क्या है y1 है, लेकिन हमें ये बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो हम y2 माइनस क्या कर देंगे y1 कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ए बी सी का कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी कौन सा त्रिभुज है बच्चों, एबीसी है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब बच्चों कुछ जो बच्चे पढ़े होंगे पहले से उनको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया हमें ए सी, अब यहाँ पे जो हमारी लाइन ए बी है, ए बी क्या है यहाँ पे कर्ण है, कर्ण अभी पीछे पढ़ाए थे कि नहीं, कि कर्ण का स्क्वायर करने पर क्या आता है, देखो अब कर्ण का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर ये जो इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी इक्वल क्या आ जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो सबकी, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा ए सी क्या है यहाँ पे ए सी क्या है x2 माइनस x1, ए सी क्या है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या है x2 माइनस का x1 इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या है बी सी का स्क्वायर, तो बी सी क्या है बी सी है y2 माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यही हमारे क्या होता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, अगर समझ में आया यहाँ तक तो क्या कहते हैं वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, और आया कैसे एकदम बढ़िया नॉर्मल स्टेप से हम समझ गए कि यहाँ पे क्या है एक समकोण त्रिभुज बन रहा था। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण की जो भुजा की लंबाई होती है वो आधार के स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे वही चीज कर दिया गया है। तो ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अब और हमें सबकी वैल्यू दे रखी थे तो हमने लगा दिया, तो ये आ गया
ये फार्मूला। अब इसको चलो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, ठीक। यहाँ तक इसको नोट कर लो। तो इतना नोट हो गया बच्चों। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा पास है, जो मान लो 4,3 और 2,5। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 4,3 व 2,5 के बीच की दूरी निकालो। के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक। हमें दूरी निकालने के बीच की दूरी क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे। इसको मान लो ये क्या है, ये पॉइंट x1 है, ये y1 है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में लिखा है कोई चीज, अगर भुज कोटि के फॉर्म में, तो भुज क्या होता है, x होता है, y होता है। तो हमने इसे x1 मान लिया, इसे y1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, x2 मान लिया, इसे y2 मान लिया, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 होगी। x1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। y1 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू होगी 2 होगी। और y2 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। समझ में आया ना। तो अब देखो, अब डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस हमें मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। मतलब x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5, और x1 की y2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, माइनस का x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, और क्या कहते हैं यहाँ पे 3 दे रखी है y1 की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया गया है। x2 की वैल्यू 2 दे रखी थी तो 2 रख दिया गया है। x1 की वैल्यू क्या है, 4 दे रखी थी तो माइनस का 4 रख दिया गया है, क्योंकि माइनस होता है बीच में फार्मूले में। तो ये y2 की वैल्यू 5 थी और y1 की वैल्यू 3 थी। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से ये माइनस का 4 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 5 5 में से 3 चले जाएंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। -2 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे 2 बार, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस इसका भी 4 आ जाएगा। तो मतलब अंडर रूट के अंदर क्या 8 आ जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 क्या होता है एक्चुअली में, 8 ये होता है कि 2 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 2 होता है, तो 2√2 आ जाएगा यूनिट, ठीक। मतलब यूनिट लिख सकते हो या इकाई लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एकदम इजी कॉन्सेप्ट था दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग ठीक। अब यहाँ पे हो गया अगला क्वेश्चन। मान लो इसी में थोड़ा सा चेंज हम पॉइंट में कर दे रहे हैं बस। अब इसमें पॉइंट मान लीजिए हम चेंज कर दे रहे हैं, और पॉइंट क्या रख दे रहे हैं हम, 3,4 और 5,-2। 3,4 माइनस का 5,3, ठीक। इतना हो गया, -5,3 हो गया, -5,2 हो गया। यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। तो माइनस का 3,4 हो गया, और बी की वैल्यू क्या हो गई, इतना हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी बराबर, अब x2 माइनस x1 क्या हो गया, यहाँ पे x2 की वैल्यू देखो बच्चों क्या है, आपकी बार -5 है, तो x2 की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे हम, -5। और x1 की वैल्यू ध्यान से देखो, x1 किसकी जगह पे है, 3 की जगह पे है, 3 की जगह पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू 3 आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 2 है, और माइनस का y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, y1 की वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी है। इतना समझ गया कि नहीं समझ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो, अब ये -5 -3 -8 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस -4 में से -4 में से प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाओगे यहाँ पे 8 का, -8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 8 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 64 68 आ जाएगा, तो अंडर रूट 68 आंसर आएगा। तो अंडर रूट 68 को और सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। 68
2 से कैंसिल करोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 17 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन क्या है 17 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√17 इकाई या यूनिट। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको देखते हुए उड़ा देना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखते ही इस तरह के क्वेश्चन, दो बिंदु के बीच की दूरी वाले तो फंसने ही नहीं चाहिए, इतना ध्यान दे लो यहाँ पे। इतना हो गया कि नहीं हो गया? इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इतना हो गया। अब एक थोड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, जिस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये सब भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ रहा है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन। तो ठीक बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए A 6,4 B 5,-2 तथा क्या कहते हैं, तथा C 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तथा A से माध्यिका की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन करिए आप लोग, इसको पहले पॉज करिए, फिर इसके बाद करिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करते हैं देख लीजिए। तो देखिए इसको, क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पहले तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। बताओ समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कमेंट करो नीचे, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिनकी क्या हो, कोई ऐसा त्रिभुज जिनकी क्या हो, दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके क्या होंगे, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और माध्यिका क्या होती है, अगर किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे, वो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, वही क्या होती है, माध्यिका होती है। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन के। मान लो यहाँ पे ए बी सी हमारा एक क्या है, मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी सी। ए का निर्देशांक क्या है 6,4 और बी का क्या है 5,-2 और सी का क्या है 7,-2। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो अब इसमें क्या करना है, तो पहले तो इसको हम प्रूव कर देते हैं क्या, कि ये क्या है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करने के लिए क्या करें, हम किसी दो भुजाओं को क्या है बराबर दिखा दें। तो हम ए बी की लंबाई निकाल लेते हैं, बी सी की निकाल लेते हैं, और क्या निकाल लेते हैं, सी ई की लंबाई निकाल लेते हैं। तीनों लंबाई की निकालेंगे, अगर तीनों लंबाई में से दो की लंबाई अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे स्पीड में। अब यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं निर्देशांक, यहाँ पे क्या हो जाए, ये x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2, इसे मान लेते हैं x3 y3। ठीक, इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो हमें ए बी निकालना है, स्पीड में करते हैं। ठीक, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट x2 - x1 क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, मान लो x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? वैल्यू रख दो बस। तो यहाँ पे क्या लिखना है, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 5 है, 5 - x1 की वैल्यू है क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक, इतना हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 दे रखी है, y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6 में से 5 गए, -1 बचा, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो -6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 37। ठीक, इतना आगे कि नहीं आ गया? इतना आ गया, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, ए बी के बाद यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। ठीक, ए सी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y3 - y1 का होल स्क्वायर।
तो इसमें भी वैल्यू रख देते हैं। x3 का वैल्यू क्या दे रखा है 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट का 37 आ रही है। ठीक, अंडर रूट का 37 आ रही है। देखो अब दो भुजा हमने निकाला और दोनों की क्या हो गई लेंथ 37 आ रही है। ठीक, 37 आ रही है रूट के अंदर। तो अब तीसरी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमें समबाहु त्रिभुज दिखाना होता तो हमें तीनों इक्वल दिखाना होता है, लेकिन हमने दो निकाला और दो ही इक्वल आ गई। दो ही इक्वल आ गई तो इसका मतलब है कि क्या कि समदो बाहु त्रिभुज तो हो ही गए। तो अब इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या कहते हैं इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे थोड़ा सा इधर गैप करके कि ए बी इक्वल क्या हो गया ए सी, मतलब दो भुजा बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? अब हमें क्या निकालना है इसकी माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो माध्यिका क्या होता है एक ऐसी लाइन जो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में क्या कर दे डिवाइड कर दे। दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं डिवाइड कर दे। तो ठीक है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या है डी है, और डी का क्या है एक्स कॉमा वाई हो गया। ठीक, निर्देशांक हमें नहीं पता क्या है एक्स कॉमा वाई हो गया। फिलहाल बच्चों अभी इसमें हमें ये थोड़ा सा बता दें आप लोगों को एक फार्मूला यही क्वेश्चन में, बाकी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये इतना समझ गए ना, इतना हो गया। अब दूसरा पार्ट मान लो चल रहा है तो दूसरे पार्ट में के लिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट क्या चल रहा है कि माध्यिका की लंबाई निकालनी। तो देखो एक इसमें हम ये बता दे रहे हैं कि मान लो अगर फार्मूला टाइप अगर दो पॉइंट हमारे पास है, ठीक, ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है ये x2 y2 दे रखा है, और इसका क्या दे रखा है x1 y1 दे रखा है। ठीक, x1 y1 दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या दे रखा है x1 y1 दे रखा है, और क्या कहते हैं बी का निर्देशांक क्या दे रखा है x2 y2 दे रखा है बच्चों। तो अब यहाँ देखो अब इसका अगर मान लो कोई मध्य बिंदु P है, P का हमें निर्देशांक निकालना है, नहीं पता तो इसको हम x y मान लेते हैं। P का मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग थोड़ा सा डाल देते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पे आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू क्या हो जाता है, x की वैल्यू क्या आ जाता है, x की वैल्यू आ जाता है x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। मतलब ये जो x1 है ये x2 है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो कि तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आती है y1 प्लस y2 बाई 2। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मतलब p का निर्देशांक क्या आ जाएगा, p की निर्देशांक आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आ जाता है, इतना आया। अब इसी को यूज करके हम यहाँ पे इसका निर्देशांक निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे डी का निर्देशांक क्या आ जाएगा, डी का निर्देशांक यहीं पे देखो, डी का निर्देशांक क्या आ जाएगा 5 + 7 बाई 2 कॉमा माइनस का 2 डिवाइड में 2। समझ में आया कि नहीं आया? इतना ये क्या है x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 y2 प्लस y1 ये y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। ठीक, तो d का निर्देशांक यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 7 कितना होता है 12 डिवाइड बाई 2 कॉमा माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6 कॉमा माइनस का 2। कितना आ गया इसका निर्देशांक 6 कॉमा माइनस का 2, 6 कॉमा माइनस का 2। डी का निर्देशांक हमने लिख दिया 6 कॉमा माइनस का 2। अब इसमें क्या कह रहा है माध्यिका की लंबाई निकालो। तो माध्यिका की लंबाई कैसे निकालेंगे, माध्यिका की लंबाई वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब दो बिंदुओं के बीच की फार्मूला यूज कर लो यहाँ पे। तो हमें AD की लेंथ बतानी है बच्चों। तो AD यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा यहाँ पे मान लो ये क्या है, मान लो x2 है तो x यहाँ पे क्या मान लेते हैं ये x4 y4
तो यह क्या आ जाएगा, x4 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या हो रही है, x4 की वैल्यू हो रही है 6 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 की स्क्वायर 0 आ जाएगा प्लस 6 36 आ जाएगा। तो 36 अंडर रूट के अंदर 36 मतलब कि 6 आ जाएगा, मतलब 6 यूनिट। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो एडी की लेंथ क्या आ गई, एडी हमारा क्या है, माध्यिका है। माध्यिका की लंबाई कितनी आ गई, माध्यिका की लंबाई आ गई 6 यूनिट, मतलब 6 इकाई आ गई। तो ये क्या है, एडी है। ठीक, एडी की लेंथ आ गई, एडी की लेंथ आ गई, एडी की लेंथ आ गई। ठीक बच्चों, यहाँ पे एडी की लेंथ आ गई। तो बच्चों ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप लोगों के लिए एक होमवर्क देते हैं और देखते हैं कौन कौन इससे कर पाता है। तो होमवर्क के लिए रेडी रहिए, होमवर्क देने जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, घर से करके आना है। और यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 माइनस का 1,5 7,9 तथा 9,5 क्रमशः किसी क्या है, आयत के शीर्ष हैं, किसी आयत के शीर्ष हैं। तो आयत के शीर्ष हैं, ये हमें दिखाने के लिए देखो बच्चों, इसमें हमें क्या प्रूव करना है। इसमें तुम्हें क्या कहते हैं, जैसे कि हमने ये एक फिगर बना दिया है, तो इसमें ए बी बी सी और सी डी और डी ए चारों क्या है, साइड की हमें लेंथ निकालनी है। तो आयत तभी होगा जब क्या है, अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अपोजिट के साइड मतलब हो गया ए बी किसके इक्वल आ जाए, सी डी के, और बी डी बी सी किसके इक्वल हो जाए, ए डी के, ये इक्वल हो जाए। साथ ही साथ इनके जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो जा रहा है तब क्या होगा, यह एक आयत हो जाएगा, आयत के शीर्ष होंगे। ठीक, तो इसको याद रख लीजिए। क्या प्रूव करना है इसमें, हमें क्या अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है, अपोजिट भुजा विपरीत भुजा क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। और क्या हो जाएगा, और विकर्ण जो है, विकर्ण भी क्या होने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। तो अगर दो कंडीशन को हम दिखा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तब ये आयत के शीर्ष हो जाएंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस वही डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है कि ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा चुके हैं, बी सी में कैसे करेंगे, सी डी में कैसे करेंगे, और डी ए में कैसे करेंगे। तो ठीक है बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी इसके आगे का पार्ट सुनिए, अभी इसके आगे का पार्ट सेम, अभी 2 कॉन्सेप्ट अभी और बचे हैं। एक वो क्या कहते हैं, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन वाला फार्मूला जो है, और एक मान लो कोई क्या कहते हैं त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और एक क्या आता है संरेख वाला। तो ये भी 4 हैं। तो इसको अगले एक वीडियो में क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।